डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजी कॉलेज से बोल रहा हूँ, भरतपुर से। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी के सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उसके थर्ड पेपर से रिलेटेड है। इसका टाइटल है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बताऊंगा कि पिछले जो लेक्चर्स थे वो हमने इंट्रोडक्शन के रूप में इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा और कुछ टेक्निकल टर्म्स भी इसके बारे में पढ़े। तो वो उसकी बैकग्राउंड को याद करते हुए आज हम ये बताएंगे कि ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो स्पेसिफिकली, यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि या हिंदी में ये बोला जाए कि विशिष्टता होती है इम्यून सिस्टम में, यानी किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या कोई पैथोजन है उससे जनित जो मॉलिक्यूल है उसके खिलाफ ये इम्यून सिस्टम काम करता है। तो इम्यूनिटी को अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो एक्टिव इम्यूनिटी को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये स्लाइड में शो कर रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी इंक्लूड्स द एक्टिवेशन ऑफ इंडिविजुअल immune system and production of antibodies by the immune system and lymphocytes against the specific antigen। इसको सरल भाषा में अगर हम समझें तो सिंपल सा है कि कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जब शरीर में एंटर करता है तो वो अगर एंटीजन की तरह बिहेव करता है तो वो इम्यून सिस्टम को चैलेंज करता है। चैलेंज करने के बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, और लिम्फोसाइट्स को भी उत्पन्न करता है। और उस ये जो उत्पन्न एंटीबॉडीज हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ या उसको न्यूट्रलाइज करती है या खत्म करने का काम करती है या उसके प्रभाव को खत्म करने का काम करती है। तो कहने का जो तात्पर्य यहाँ ये है या मीनिंग ये है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देना, फिर जब एक्टिवेट हो जाए इम्यून सिस्टम तो वो उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ या अगेंस्ट में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके यदि वो हार्मफुल है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देना, ये एक्टिव इम्यूनिटी। यानी दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए कि आपका इम्यून सिस्टम स्टार्ट फंक्शनिंग, है ना। जैसे ही कोई एंटीजन अंदर शरीर में प्रवेश करता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप काम करने लगता है और ये इसको एक्टिव करने के बाद जो इसका टूल है वो एंटीबॉडी है उसको प्रोड्यूस करता है और स्पेसिफिकली किसी भी जो फॉरेन मॉलिक्यूल है उसके खिलाफ स्पेसिफिक मैनर में उसको खत्म करने का काम करता है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। इसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीजन, इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट क्या होती है एंटीजन की। एक्टिव इम्यूनिटी रिक्वायर्स द एंटीजन टू एक्टिवेट एंड जनरेट एंटीबॉडीज। एक्टिवेटर एक्चुअली क्या है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एंटीजन की आवश्यकता होती है, तभी जो है इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा कर सकेगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एंटीजन की आवश्यकता होती है। ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजेनिसिटी, ये मैं पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे फील होता है कि यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंटीबॉडी को फिर भी मैं ब्रीफली ये बताता हूँ कि ये वाई शेप स्ट्रक्चर है और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। स्पेसिफिकली किसी भी एंटीजन को जो है ये न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। Inculcation artificially, it can be generated artificially by immunization of antigen. In other words, it is called vaccination। जैसे हमने कहा कि एक यहाँ पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन सा नजर आता है कि ये नेचुरली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी पैदा करता है। यहाँ हम ये कह रहे हैं इट कैन बी जनरेटेड
आर्टिफिशियली बाई इम्यूनाइजेशन ऑफ एंटीजन, और दूसरे शब्दों में कह रहे हैं इसको वैक्सीनेशन कहते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन इम्यून सिस्टम का मेडिकल एप्लीकेशन है कि यदि कोई भी हार्मफुल मॉलिक्यूल है या कोई पैथोजन है, यदि वो शरीर में प्रवेश करता है और वो बीमारी उत्पन्न करता है, तो इम्यून सिस्टम को यूज करते हुए, एंटीजन को यूज करते हुए, उस मॉलिक्यूल को यूज करते हुए हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और एंटीबॉडी पैदा करते हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा कि अभी हम सब लोग, पूरा विश्व जो है कोविड-19 से घिरा हुआ है। ये जो वायरस है वो जो एक फ्लू के फॉर्म में होता है, और पूरा विश्व जो है इस बीमारी से ग्रस्त होने जा रहा है, और काफ़ी पॉपुलेशन जो है इससे ग्रस्त हो चुकी है। तो अब इसके वैक्सीन बनाने का प्रयास चल रहा है, जो डिफरेंट स्टेजेस में चल रही है। तो अगर आप पाएंगे, और डेली न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते होंगे कि वैक्सीन डिफरेंट स्टेजेस में चल रही है। तो ये एक आर्टिफिशियली इम्यूनाइजेशन ऑफ एंटीजन है, जो कि मैं अभी जब वैक्सीन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे कि हाउ वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड। फिलहाल हम ये समझेंगे यहाँ पर कि उस एंटीजन को यूज करके, यानी मान लीजिए कोविड को से जनित वायरस से जो भी प्रोटीन है, यदि हम उसको यूज करें और वो एज ए एंटीजन काम करे और हमारा इम्यून सिस्टम चैलेंज हो और एक्टिवेट हो और एंटीबॉडी इस जो एंटीजन के खिलाफ काम करे, तो हम इससे बच सकते हैं। तो जितने हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जैसे मास्क लगा रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये बीमारी, यदि हमारा वैक्सीनेशन हो जाता है तो ये बीमारी नहीं होगी। तो ये एक आर्टिफिशियली इम्यून सिस्टम को मेडिकल पर्पस के लिए, जो कि फॉरेन मॉलिक्यूल से जनरेटेड बीमारियां होती हैं, यदि वो हार्मफुल है, उनसे बचाव का एक मेथड भी है। लेकिन इसमें जब एक बार वंस योर इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड और कंप्लीट डोज शेड्यूल अगर उसको दे दिया जाता है, देन पर्सन इज लेफ्ट ओके, नाउ यू आर सेफ, आप बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हैं। और जब फ्यूचर में वो एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, तो हार्म पहुंचाने से पहले ही उसको जो वो नष्ट कर देता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यूनिटी, इट इन्वॉल्व्स बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या है, दोनों ही प्रकार की इम्यूनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। अब वो एक्टिव इम्यूनिटी के जो मेजर कंपोनेंट है, वो भी इम्यून सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ मैंने इनको लिस्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ये कई हैं, खाली ये नहीं है खाली एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी तो फाइनल इसका टूल है, जिसके द्वारा किसी भी एंटीजन को के प्रभाव को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो इसमें हम लिस्ट करेंगे, देखिए एक एक करके देखिएगा, इस स्लाइड में बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट है। साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हेल्पर टी सेल्स, ये भी एक प्रकार की सेल्स हैं, है ना, लिम्फोसाइट्स की। और मेमोरी टी सेल्स, इनका भी एक फंक्शन होता है, जब आगे हार्डकोर इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको आपको बताएंगे। ये मेमोरी टी सेल जो होती है वो बेसिस होती है किसी भी वैक्सीनेशन का। बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेजेस। तो ये क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो कि इम्यून सिस्टम के हैं, और एक्टिव इम्यूनिटी को जनरेट करने में और उसको फंक्शनल करने में ये डिफरेंट जो कंपोनेंट है वो काम में आते हैं। आउटकम, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इंड्यूस्ड बाय द इम्यूनोजन, यानी एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि इसका प्रोडक्ट फाइनली जो है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना, जो कि किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रही है, इम्यूनोजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। मेमोराइजेशन ऑफ एंटीजन एक्सपोजर, इम्यून सिस्टम कीप्स मेमोरी ऑफ एंटीजन एक्सपोजर विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। ये मैंने अभी आपको बताया था जब मेमोरी सेल्स को उसमें लिस्ट किया था, कि जैसे किसी भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं और वैक्सीन इज सक्सेसफुल, यानी वैक्सीन, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड में भी चल रहा है कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी इफेक्टिव है, एंटीबॉडी कब तक लास्ट करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यदि पूरी रिसर्च के बाद किसी वैक्सीन को, जैसे बहुत सी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन आपने देखी होगी और लगवाई भी होगी, और डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं,
जिससे कि लिवर से रिलेटेड बीमारियों को दूर रखा जा सके। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है, उससे वो क्या है, लिवर पर अटैक करता है। तो यदि आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो अगर वायरस एंटर भी कर जाता है तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके आपको बचा लेती है। तो यहाँ भी यही है कि कि यदि एंटीजन शरीर में प्रवेश कर जाता है, डोज शेड्यूल पूरा कर लिया जाता है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के साथ साथ उस मॉलिक्यूल का को मेमोराइज भी सेल्स के द्वारा किया जाता है, जो मेमोरी सेल्स करती है। तो यानी फ्यूचर में, यानी आपने पूरा शेड्यूल ले लिया वैक्सीनेशन का, और फ्यूचर में वो एंटीजन आपके या वो पैथोजन शरीर में प्रवेश करता है तो वो बीमारी उत्पन्न करने से पहले ही आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपको बचा लेता है। इस प्रकार से आप देखें कि बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन डेवलप हो चुकी हैं, और पहले जो कुछ बीमारियां ऐसी होती थी कि जिनसे बच्चे या लोग मर जाते थे, तो उनकी वैक्सीन अवेलेबल है, मेडिकल साइंस में अवेलेबल है, और नाउ वी फील सेफ। अब इस कड़ी में हमारा कोविड-19 चल रहा है, इसकी वैक्सीन बनाने की भी तैयारी हो रही है, जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी का रोल बहुत बड़ा होगा। सेकेंडरी रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इस स्लाइड में ये बताया गया है कि फर्स्ट एक्सपोजर जनरेट्स प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर causes secondary response which faster and stronger। कहने का मतलब ये है कि जब पहली वैक्सीन की फर्स्ट डोज जो लगती है, जब वो रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, इसमें टाइम लगता है, तो वो थोड़ा स्लो होता है, और जब हम दोबारा से उस एंटीजन को देते हैं तो वो रेस्पॉन्स फास्टर और स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसी प्रकार से जब वैक्सीन के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तब आपको मैं बहुत अच्छे से ये बताऊंगा कि किसी भी वैक्सीन का एक शेड्यूल होता है, यानी 1+4 1+5, यानी कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट डोज होती है वो होती है आपकी प्राइमिंग डोज होती है, बाकी की डोज बूस्टर डोज होती है, जो बूस्ट करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो ये शेड्यूल जब पूरा हो जाता है तो सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होता है वो बड़ा फास्टर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब वो मॉलिक्यूल हमारे शरीर में चला गया, जो हार्मफुल मॉलिक्यूल जो एंटीजन है, तो बिफोर क्रिएटिंग द डिसीज, कॉजिंग द डिसीज, इट इज एलिमिनेटेड। ये इसकी ब्यूटी होती है। इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी किसी भी एंटीजन के खिलाफ या अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और यदि वैक्सीन बना ली गई है और वैक्सीन यूज की जा रही है, और इफ इट इज इफेक्टिव, तो ये जो है कब तक चलती है, शरीर इसको आपके शरीर में ये इम्यूनिटी कब तक रहती है, काफ़ी लॉन्गर होती है। इन सम केसेस इट इज़ लाइफ लॉन्ग, और ये थोड़ी वीक हो सकती है, पर लेकिन अगर वैक्सीन अच्छी है और इफेक्टिव है तो ये लॉन्गर होती है, काफ़ी समय तक चलती है। रिस्पॉन्स टाइम, it takes time to get activated, this is called as lag period। अब ये प्रश्न ये उठता है, इस टाइटल का जो मीनिंग है वो ये है कि जैसे आपने वैक्सीन लगाई किसी को, ठीक है, अभी आपने सुन रहे होंगे कोविड-19 में कि इतना समय लग रहा है, या दिसंबर तक कोई वैक्सीन आ सकती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो रिस्पॉन्स टाइम, तो ये टाइम क्यों लग रहा है, एक आम आदमी ये सोचता है ये टाइम क्यों लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कोई वैक्सीन की फर्स्ट डोज किसी व्यक्ति को दी, ठीक है, अब फर्स्ट फर्स्ट डोज अगर आपने उसको दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज डोज दी, जैसे आप कोई मेडिसिन खाते हैं, आपने पैरासीटामोल खाई, एकदम आपका बुखार उतर गया, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें होता क्या है कि इम्यून सिस्टम फर्स्ट डोज में रिस्पॉन्स देता है, उसकी जो आप एंटीजन है उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें टाइम लगता है, फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो इस पूरे पीरियड को हम लैग पीरियड कहते हैं। तो ये एक लैग पीरियड होता है, ये जनरली आपके जो स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन या वन लाइन क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है। रीएक्टिवेशन, इम्यून सिस्टम को रीएक्टिवेट कैसे किया जाए, इट कैन बी डन बाय इन्फेक्शन और रीवैक्सीनेशन। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि जैसे नेचुरल मैनर में कोई भी इन्फेक्शन होता है, आपने वैक्सीन लगवा ली, तो वो इम्यून सिस्टम जल्दी से रीएक्टिवेट कर जाता है, या वैक्सीन का एक पूरा शेड्यूल लगाते हैं, तो उसमें डोजेस होती हैं और उसमें गैप भी होता है, तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं कि रीवैक्सीनेशन भी कहते हैं।
इम्यूनिटी बूस्टर कैन बी बूस्टेड बाय बूस्टर डोजेज ऑफ एंटीजन। ये मैंने आपको बताया कि जब कोई भी वैक्सीन का R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा उसको डेवलप किया जाता है तो एक पूरा शेड्यूल होता है। जैसे इसको जनरली 1+4, 1+5, 1+6 इस तरह से देखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे पोलियो की वैक्सीन में, पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसमें छोटे बच्चे उससे ग्रस्त होते थे। पोलियो का वायरस उनकी हड्डियों पर अटैक करता था और हड्डियों का डेवलपमेंट नहीं होता था और वो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। तो जिससे क्या होता था कि वो बच्चा जिंदगी भर उस स्टिग्मा के साथ और उस हैंडीकैप के साथ जीता था। तो इसमें आप देखते हैं कि WHO ने बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रोग्राम चलाया और आप घर पर आप 2-3 महीने बाद देखते हैं कि पोलियो की वैक्सीन जो ओरली दी जाती है वो देने आते हैं। तो हर 4-6 महीने बाद आपको ये नज़र आता है। तो ये क्या होता है, बूस्टर डोजेस कहलाते हैं। बूस्टर डोजेस का मतलब कि यू हैव प्राइम द इम्यून सिस्टम को प्राइम करके आप उसको बूस्ट कर रहे हैं, यानी और बढ़ा रहे हैं, उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। ड्रॉबैक्स, एक्टिव इम्यूनिटी इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन। इसका सीधा सा मतलब है एक्टिव इम्यूनिटी के क्या जो ड्रॉबैक्स होते हैं उसमें यह है कि जैसे किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई है उसमें तो उसके इम्यून सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करेंगे, इससे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इफेक्टिवनेस में मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव और यदि वैक्सीन या पूरी तरह से सेफ है और अगर वो इफेक्टिव है, पूरी तरह से टेस्ट कर ली गई है, एंटीबॉडी जनरेट कर रही है, देन इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इम्यून सिस्टम रोल प्ले करता है। ऑटोइम्यूनिटी, ऑटोइम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि ये बड़ी रेयर डिसीज होती है। इट इज़ ए डिसीज, ए काइंड ऑफ डिसीज, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसीज होती है। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली जैसे जब हम इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो ये फॉरेन मॉलिक्यूल के खिलाफ काम करता है। फॉरेन मॉलिक्यूल का मतलब ये वो शरीर का मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। तो कई कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो इम्यून सिस्टम है, जो शरीर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके खिलाफ ही एंटीबॉडी पैदा करता है, तो इसको ऑटो इम्यूनिटी डिसीज कहते हैं। पर ये बहुत ही रेयर होती है, लेकिन होती है, कुछ लोगों में होती है। तो आज का जो मैंने पूरा जो ये लेक्चर बताया वो एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताया कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरह से कार्य करती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये कितने समय तक शरीर में रहती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वैक्सीनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और इसका मेडिकल एप्लीकेशन भी है। और इस मेडिकल एप्लीकेशन के द्वारा आप देखते हैं कि मेडिकल साइंस ने बहुत सारी वैक्सीन भी डेवलप की हैं जिससे कि हम ऐसे जो बाहरी मॉलिक्यूल्स हैं या पैथोजेंस हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते थे, जिसके कारण विश्व में कई डेथ होती थी, लाखों लोग मर जाते थे, वो अब कम हो गए। और करेंटली हमारा जो चैलेंज है वो कोविड-19 का है, जिसके लिए विश्व में डिफरेंट जो साइंटिफिक ग्रुप्स